हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बीबी जैमिनी। आपको मैंने पिछले लेक्चर में, जैसा कि आपको पता है, कर्व ट्रेसिंग अपन ने शुरू कर दिया था। ठीक है, वक्र अनुरेखण। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि भाई कार्तीय फॉर्म में यदि आपकी समीकरण दे रखी है तो उस केस में आप किस तरीके से वक्र का अनुरेखण करते हैं। ठीक है, और कुछ वक्र अनुरेखण की आरंभिक जानकारी भी मैंने आपको दी थी। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इसके दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। दूसरे लेक्चर में आज अपन ध्रुवीय वक्रों के लिए अनुरेखण एवं प्राचलिक वक्रों के लिए अनुरेखण पे बात करेंगे। राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक, ध्रुवीय वक्रों के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अनुरेखण किस तरीके से कर्व का किया जाएगा। राइट, बिंदु वही रहेंगे, सममिति, ठीक है, और मूल बिंदु की स्थिति और पॉइंट्स निकालना, ठीक, और इस तरीके के सारे जो क्षेत्र का निर्धारण करना, ये सब अपन देखेंगे। तो यहाँ एक एक करके अपन इन बिंदु को लेते हैं पोलर फॉर्म के कर्व के लिए। राइट, ओके, सममिति देखते हैं। मानव वक्र का समीकरण r इज इक्वल टू एफ थीटा इस फॉर्म में दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हैं वक्र के समीकरण में। तो उससे क्या होगा कि वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात f माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा। ठीक है, तो ये वक्र आरंभिक रेखा के परित सममित होगा। ठीक है, दूसरा, यदि f में पाई माइनस थीटा रखते हैं, थीटा की जगह मतलब वक्र के समीकरण में पाई माइनस थीटा रखते हैं, तो वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो वक्र थीटा इक्वल टू पाई बाई टू रेखा के प्रति सममित होगा। राइट, इसी तरीके से हम विभिन्न रेखाएं लेते हैं। ठीक है, मतलब थीटा के विभिन्न मानों के लिए कर्व की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि उसमें थीटा के विभिन्न मान रखने पर कर्व के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब जो मान रखा है उसके प्रति वो वक्र सममित होगा। जैसे मैंने अगले सी एग्जाम्पल में आपको दिया है कि यदि थीटा की वैल्यू मैं पाई बाई टू माइनस थीटा रखूँ वक्र में, और वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसका मतलब है कि वक्र थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर रेखा के प्रति सममित होगा। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखा रखा है कि यदि r की घातें सम है समीकरण में, ठीक है, आर स्क्वायर, R4, R6, इस तरीके से r की घातें सम है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो वक्र है ध्रुव के प्रति सममित होता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट बिंदु नंबर 2 में मैंने ध्रुव पर स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना बताया। थीटा के किसी मान के लिए r इक्वल टू थीटा पर वक्र की ध्रुव पर स्पर्श रेखा थीटा इक्वल टू एल्फा होगी। ठीक है बच्चों, वक्र के इस फॉर्मेट में भी अपन को अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो अनंत स्पर्शियाँ मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में अनंत स्पर्शियाँ वाले चैप्टर में बताया है कि पोलर फॉर्म के कर्वों के लिए अनंत स्पर्शियाँ किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ भी वही नियम लगेंगे और उन्हीं नियमों की अनुपालना करते हुए अपन इस पोलर फॉर्म के वक्र के लिए अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करेंगे। उससे अपने को वक्र की आकृति के निर्धारण में मदद मिलेगी। राइट, यहाँ भी अपन r और थीटा के विभिन्न मानों के लिए बिंदु सारणी ज्ञात करेंगे। उन बिंदुओं से वक्र गुजरेगा। तो अपन कर्व के समीकरण में, ठीक है, थीटा की विभिन्न वैल्यू, जैसे अपन 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरीके के थीटा के विभिन्न मान लेकर के अपन की r की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उससे अपने को r और थीटा के लिए बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। इन बिंदुओं पर अपन कर्व को गुजार देंगे। ठीक है बच्चों, तो अपने को काफ़ी कुछ वक्र की आकृति निर्धारण में मदद मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि पोलर फॉर्म के कर्व के लिए क्षेत्र का निर्धारण कैसे करते हैं। समीकरण को r या थीटा के पदों में रखते हैं, या तो r के पदों में रख लीजिए या थीटा के पदों में रख लीजिए। तो उससे अपने को थीटा इक्वल टू एल्फा या थीटा इक्वल टू बीटा की एक फॉर्मेट ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो यदि ये ऋणात्मक है तो वक्र थीटा इक्वल टू एल्फा थीटा इक्वल टू बीटा के मध्य स्थित नहीं होगा। ये निर्धारण करते हैं अपन वक्र का। वक्र के समीकरण में एक बात ध्यान रखें कि साइन एक्स कॉस एक्स इस तरीके की, या साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके की कोई चीज़ आती है, तो वहाँ पर मान जो है वो थीटा इक्वल टू 0 2 पाई के लिए ही क्षेत्र निर्धारित करते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं।
ठीक है। तो जैसा 0 से 2 पाई बिहेवियर होगा, ऐसा ही आगे के एंगल्स पे बिहेवियर होगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ अपन 0 से 2 पाई की बात करते हैं इसके हम, ठीक। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया है कि प्राचलिक वक्र में भी आपको समीकरण दी हुई हो सकती है वक्र की प्राचलिक फॉर्मेट में। प्राचलिक फॉर्मेट क्या होता है कि यदि वक्र की समीकरण x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू फाई टी के रूप में दे रखी है, तब अपन वक्र अनुरेखण किस तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो मैंने आपको पोलर फॉर्म का वक्र अनुरेखण अभी बताया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्राचलिक फॉर्म का वक्र अनुरेखण किस तरीके से करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इसके लिए भी अपने को वही सब बातें देखनी है, सममिति भी देखनी है, बिंदु भी देखना है, मूल बिंदु भी देखना है, अनंत स्पर्शियाँ भी निकालनी है, क्षेत्र का निर्धारण भी करना है, ठीक है बच्चों। तो एक एक करके अपन बिंदु लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए, ठीक है। सममिति देखते हैं। सममिति है यदि वक्र के समीकरण में टी की जगह माइनस टी में रख दूं और वक्र के समीकरण में एफ टी वाले में कोई चेंज नहीं आए, और फाई में यदि माइनस टी रखूँ तो माइनस फाई टी हो जाए, ठीक है, तब वक्र एक्स एक्स के प्रति सममित होगा। जैसे उदाहरण दिया मैंने ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का, एक्स इक्वल टू 80² और वाई इक्वल टू 280, ठीक है। यदि एफ माइनस टी पर माइनस एफ टी और फाई माइनस टी पर माइनस फाई टी हो जाता है, जैसे मैंने ये बी पार्ट में दे रखा है आपको, तब वक्र सम्मुख पादों के प्रति सममित होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। मूल बिंदु के लिए स्थिति अपन बात करते हैं सममिति के बाद में। तो x इक्वल टू 0 पर t या थीटा जो भी प्राचल है समीकरण में, उसके लिए y इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, राइट। यहाँ भी अपन को अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो होती है उनके लिए अनंत स्पर्शियाँ किस तरीके से ज्ञात की जाती है, ये पिछले लेक्चर में अपन अनंत स्पर्शियों वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वहाँ के रूल्स के मदद से अपन इस दिए हुए कर्व के लिए अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। यहाँ भी बिंदुओं का निर्धारण करना पड़ेगा, बिंदु सारणी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, अक्षों के प्रति प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे, उससे अब अक्षों पर वक्र की स्थिति पता चल जाएगी कटान बिंदु से, और dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। यदि वो 0, इन्फिनिटी या टी के किसी अवकलन के लिए होगा तो अपने को निशान जो मिलेगा इनसे, उससे अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने का वक्र के लिए पता चलेगा, ठीक। तो उससे अपने को वक्र की स्थिति निर्धारित करने में मदद मिलेगी। लास्ट पॉइंट अपन क्षेत्र भी निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो क्षेत्र निर्धारण करने के लिए मैंने आपको ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का एक उदाहरण दिया है, उससे आपको इस सारे बिंदुओं को समझने में मदद मिलेगी कि वक्र की आकृति किस तरीके से निर्धारित करते हैं, कर्व ट्रेसिंग किस तरीके से दिए हुए समीकरण से वक्र की आकृति प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण यहाँ मैंने दे रखा है आपको, जो पैरामेट्रिक समीकरण है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, ये कोई भी वक्र है जिसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको दे रखे हैं। अपने को इसको कर्व को ट्रेस करना है, वक्र का अनुरेखण करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा को और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा को, समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो समीकरण 1 एवं 2 से प्राचल थीटा का विलोप करते हैं सबसे पहले, तो ये एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वो समीकरण मिली अपने को x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में ही आ गए अपन अल्टीमेटली, ठीक। तो यहाँ पर फिर इसकी सममिति चेक करते हैं अपन। यदि x की जगह y रख देते हैं और y की जगह x रख देते हैं, तो उसके इसमें यदि समीकरण में आपको देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है एफ टी और फाई टी के मानों में, तो इसका मतलब है कि ये वक्र दोनों अक्षों के प्रति सममित है, ठीक है बच्चों। अब अपन मूल बिंदु पर इसकी बात करते हैं, भाई मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता है, या मूल बिंदु पर इस वक्र की क्या स्थिति होगी, ठीक है। तो वक्र में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखें। अब आप देखते हैं कि ये वक्र संतुष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे रखें तो ये वक्र संतुष्ट नहीं हो रहा है, ठीक, क्योंकि मैंने कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लिया ना, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, तो x की जगह और y की जगह 0 रखेंगे तो कांस्टेंट मिलेगा, तो ये संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मूल बिंदु से ये वक्र नहीं गुजरता है। यहाँ पर अनंत स्पर्शियाँ देखते हैं तो यहाँ कोई भी अनंत स्पर्शी इस कर्व के लिए प्राप्त नहीं होती है,
ठीक है। बिंदु आने की बात करते हैं तो अपन अक्षों पर a0 तथा -a0 पर देखते हैं कि x अक्ष के को काटता है ये। इसी प्रकार y अक्ष पर अपन देखते हैं a0 और 0 - a पर काटता है। तो ये भी अक्षों पर बिंदु की स्थिति भी पता चल गई वक्र की, ठीक है। अब अपन क्षेत्र निर्धारण कर लेते हैं इसका। मान लीजिए दिए गए कर्व को से डी एक्स डी थीटा निकाला, डी वाई डी थीटा भी निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से अपन अल्टीमेटली डी वाई डी एक्स इजिकल टू -tan थीटा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये थीटा के विभिन्न मानों के लिए 0 से लेकर के π/2 के मान रख लेते हैं अपन इसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स पता चल जाएगा अपन को थीटा के लिए, ठीक है। हम देखते हैं कि x का मान a से घटता हुआ 0 की तरफ जाता है, ठीक है, और y का मान 0 से a की ओर बढ़ता है। तो इस तरीके से अपने को क्षेत्र के निर्धारण से वक्र की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार वक्र की जो आकृति अल्टीमेटली अपने को मिलेगी ये पैरामेट्रिक कर्व के लिए, ठीक है, वो वक्र की आकृति मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रखी है। ये वक्र की आकृति एस्ट्रॉइड के रूप में अपने को मिलेगी। ये आपका कोई एस्ट्रॉइड है जिसकी आकृति इस तरीके से है। अक्षों के प्रति मैंने देखा आपको, ये सममिति भी दिखा दिया, आपको जीरो भी दिखा दिया, यहाँ एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष और वाई वाई डैश वाई अक्ष। तो इस तरीके से कर्व ट्रेसिंग में से अपने को ये एस्ट्रॉइड की आकृति प्राप्त हुई, ठीक है बच्चों। तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने पोलर फॉर्म के भी बारे में भी विधि आपको बताई और पैरामेट्रिक इक्वेशंस यदि दे रखें तो भी कर्व ट्रेसिंग की विधि बताई, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन पर आधारित कुछ सवाल भी लेंगे जिससे आपको ये काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप भी घर पे आप सवाल करने की कोशिश करें। मैंने विधि आपको तीनों की बता दी है कर्व ट्रेसिंग की, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म भी बता दिया और पोलर फॉर्म भी बता दिया और पैरामेट्रिक फॉर्म भी बता दिया, ठीक है बच्चों। तो आप कोशिश करें एक्सरसाइज करने की, तो आपको ये विधियाँ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच।